हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे 14th चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन के इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी की और साथ ही बोर के एटॉमिक मॉडल की कुछ ड्रॉबैक्स यानी कुछ कमियां देखेंगे। उसके साथ ही हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पे आ गया है। उसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, तो साथ साथ में पढ़ते रहिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्ड हो जाए। एक भी लेक्चर को आप मिस न कीजिए या उसको कल पे मत डालिए, साथ साथ में पढ़ोगे तो सारे कुछ मैटर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते गाइस आज का टॉपिक एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में। एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल को अपन हिंदी में कहते हैं उत्तेजन ऊर्जा एवं विभव। उत्तेजन ऊर्जा एवं उत्तेजन विभव। तो ये बेसिकली क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा है कि परमाणु में बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। और उन बहुत सारे ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा भी अलग अलग होती है। जैसे प्रथम ऊर्जा स्तर जो नाभिक के सबसे पास होता है, उस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे ऊर्जा स्तर की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह अलग अलग ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं अलग अलग होती है, ठीक है। तो उत्तेजन ऊर्जा या विभव बेसिकली क्या कहलाता है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसका उत्तेजन ऊर्जा, और उसके लिए हमें जितना विभव लगाना पड़ता है उसे हम उत्तेजन विभव कहते हैं, ठीक है। पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से होगी, डेफिनेशन होगी हाइड्रोजन परमाणु में, मैं केवल यहाँ पे हाइड्रोजन इसलिए डील कर रहा हूँ क्योंकि बोर का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन मॉडल या हाइड्रोजन परमाणु पे बेस्ड है, इसलिए मैं हर बार हमें हाइड्रोजन को डील करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु में मूल ऊर्जा स्तर में, हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में अगर संक्रमित करना है तो उसके लिए हमें उसको जितनी एनर्जी प्रोवाइड करवानी होती है उसी एनर्जी को हम एक्साइटेशन एनर्जी यानी उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। और उसके लिए हमें जितना विभव लगाना पड़ेगा उसे हम कहते हैं उत्तेजन विभव। तो तथा संगत विभव को, करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा, संगत विभव को उत्तेजन विभव कहते हैं। उत्तेजन विभव कहते हैं, ठीक है गाइस। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए मैंने बताया कि लोअर एनर्जी स्टेट से किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में अगर ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे तो अपन एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं, और इसके लिए जितना पोटेंशियल चाहिए उसे अपन एक्साइटेशन पोटेंशियल या उत्तेजन विभव कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में है। दो ऊर्जा स्तर यहाँ पे अपन कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये पहला ऊर्जा स्तर है N1, ठीक है, और ये है दूसरा ऊर्जा स्तर N2। तो हमें पता है कि प्रथम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे ऊर्जा स्तर की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्रथम ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इस इलेक्ट्रॉन को इसके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में अगर संक्रमित करना है
तो उसको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी वही उसकी उत्तेजन ऊर्जा कहलाती। तो मान लेते हैं कि हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड कराई और जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो गया निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ पे चला गया, ये उच्च ऊर्जा स्तर में। तो इसके लिए हमने जितनी इसको एनर्जी प्रोवाइड कराई है उसी को हम इसकी एक्साइटेशन एनर्जी यानी कि आई ई कहते हैं, ई आई कहते हैं ना, ई कहते हो इसको, ई यानी एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये एक्साइटेशन एनर्जी किसके बराबर आएगी, ये एक्साइटेशन एनर्जी दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को मैं मान लेता हूँ E2 और प्रथम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को मान लेता हूँ E1। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि उत्तेजन ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, उत्तेजन ऊर्जा बराबर आएगी उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा और माइनस निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, निम्न स्तर की ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी E इज इक्वल टू उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी है यहाँ पे E2 और निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी है E1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, किसके लिए, ये फॉर्मूला निकल के आता है उत्तेजन ऊर्जा के लिए। अगर इसी स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं कि कोई इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्थिति में अगर प्रथम ऊर्जा स्तर में है और उसको प्रथम ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित करना है, तो इस स्थिति में हमें कितनी उत्तेजन ऊर्जा चाहिए होगी, तो इस स्थिति में हमें उत्तेजन ऊर्जा चाहिए होगी दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी है -3.4 यानी 3.40 और माइनस E1 कितना है -13.6 यानी 13.7। ठीक है, तो इस स्थिति में E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें से इसको अपन क्या करेंगे सबट्रैक्ट, तो मेरे पास कितना बच जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को प्रथम ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित करना है तो हमें उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, हमें उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी ऊर्जा। और ये ऊर्जा प्रोवाइड कराने के लिए हमें इसको कितना विभव लगाना पड़ेगा, तो हम ये जानते हैं कि विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है ऊर्जा, है ना, विभव होता है इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो यहाँ पे अगर मुझे विभव निकालना है, विभव हमने डेफिनेशन ये विभव की काफी बार पढ़ी है, विभव बराबर होता है इकाई आवेश पर किया गया कार्य, है ना, W/Q। चूंकि किया गया कार्य और ऊर्जा एक ही होती है तो ऊर्जा अपॉन Q कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे Q जो है वो आवेश होता है, यहाँ पे किस पे ये आवेश किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, E से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा E/e। मतलब अगर हमें विभव निकालना है तो ऊर्जा में e का क्या देना पड़ेगा, भाग। तो इस स्थिति में अगर मुझे उत्तेजन विभव निकालना है, उत्तेजन विभव, तो मेरे पास उत्तेजन विभव क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू उत्तेजन ऊर्जा और अपॉन E। उत्तेजन ऊर्जा मेरे पास कितनी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अपॉन क्या आ जाएगा E। ये E से E हो जाएगा कैंसिल, तो उत्तेजन विभव जो आएगा VE यानी कि एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो वो आ जाएगा 10.2 वोल्ट के बराबर। मेरी बात समझ में आ गई। तो देखिए उत्तेजन विभव और उत्तेजन ऊर्जा क्या, कि इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसमिट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। कैसे निकालेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में से निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को माइनस करेंगे। अगर 1 से 2 में जा रहा है तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे, अगर 1 से 3 में जा रहा है तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो उत्तेजन ऊर्जा तो आ जाएगी उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। उसके लिए कितना पोटेंशियल अप्लाई करना है, तो विभव जो होता है वो होता है ऊर्जा बटे आवेश। तो यहाँ पर उत्तेजन विभव आ जाएगा उत्तेजन ऊर्जा और आवेश इलेक्ट्रॉन पे कितना E, ये E से ही कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10.2 वोल्ट। यानी कि अगर किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर में है और उसको प्रथम ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लाना है तो हमें 10.2 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा। गैस को किसी वैक्यूम ट्यूब में भरकर उसमें जो इलेक्ट्रोड है उन इलेक्ट्रोड्स के सिरों पर अगर 10.2 वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो उस हाइड्रोजन गैस के परमाणु में प्रथम ऊर्जा स्तर में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रथम ऊर्जा स्तर से कहां संक्रमित हो जाएंगे, दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो जाएंगे। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया गाइस, ये एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस। चलिए तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ये तो उत्तेजन विभव और उत्तेजन ऊर्जा हो गई। हम डिस्कस करते हैं आयनन ऊर्जा और आयनन विभव के बारे में। इसको रफ कर देता हूं मैं गाइस। ठीक है, चलिए दूसरा हम बात कर लेते हैं
आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल, इसे अपन कहते हैं आयनन ऊर्जा एवं विभव, आयनन ऊर्जा एवं विभव। देखिए आयनन का मतलब क्या, आयनन का मतलब आयन बनना है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन इज सेड टू बी द आयनाइजेशन, कि आयन बनने की प्रक्रिया जो है उसे अपन आयनन कहते हैं। तो यहाँ आयन बनेंगे, आयन किससे बनेंगे, आयन बनते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से या इलेक्ट्रॉन त्यागने से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रोसेस को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, हमने देखा कि ऊर्जा स्तर में सभी की ऊर्जा अलग अलग होती है। नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोजन परमाणु के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सामान्य स्थिति में वो प्रथम ऊर्जा स्तर में होते हैं, ठीक है। यानी कि कौन से ऑर्बिट में होते हैं, n1 ऑर्बिट में होते हैं। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स n1 ऑर्बिट में होते हैं और n1 ऑर्बिट जो है प्रथम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मली समस्त इलेक्ट्रॉन्स जो है हाइड्रोजन के वो प्रथम ऊर्जा स्तर में होते हैं और उनकी ऊर्जा प्रथम ऊर्जा स्तर में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाते हैं ऊर्जा स्तर, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं n1 से n2 फिर n3, वैसे वैसे इनकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती है। और अनंतवें ऊर्जा स्तर में, कौन से अनंतवें ऊर्जा स्तर में, अनंत कंडीशन पर ऊर्जा कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और मैं बता चुका हूँ ऊर्जा 0 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाता है। फ्री का मतलब ये उस परमाणु को छोड़ के मुक्त हो जाता है, ठीक है। और अगर परमाणु को छोड़ के मुक्त हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसका मतलब परमाणु, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण परमाणु पे धनावेश आ जाएगा, मतलब वो परमाणु आयन बन जाएगा, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा बेसिकली क्या होती है, आयनन ऊर्जा होती है कि किसी भी परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु की अपन बात करें स्पेशली, तो हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं कि अनंतवीं कक्षा में पहुंचाने के लिए या फिर प्रथम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु से मुक्त करने के लिए, क्योंकि अनंत पर स्थित होने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो चुका है। तो किसी भी हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को परमाणु से मुक्त करने के लिए हमें उसको जितनी ऊर्जा देनी होती है उसी ऊर्जा को हम उसकी आयनन ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि जब अपन उसको मुक्त कर देंगे तो वो हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मली हाइड्रोजन को अपन किस तरह से लिखेंगे, H से लिखेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा तो ये H+ बन जाएगा, है ना। इस स्थिति में ये एक आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयन। तो आयनन ऊर्जा बेसिकली क्या होती है, आयनन ऊर्जा होती है कि मूल ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इस ऊर्जा स्तर को अपन क्या कहते हैं, मूल ऊर्जा स्तर। तो मूल ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से मुक्त करने के लिए या नाभिक से अनंत दूरी पर भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं और इसके लिए जितना विभव लगाना पड़ेगा उसे उत्तेजन विभव कहते हैं। तो डेफिनेशन किस प्रकार से होगी, इसकी डेफिनेशन होगी हाइड्रोजन परमाणु में, मैं हाइड्रोजन की बार बार इसलिए बात करता हूँ क्योंकि बोर का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही वैलिड है, बाकी के लिए वैलिड नहीं है। और हम ये सारे डिस्कशन बोर के एटॉमिक मॉडल के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु में मूल ऊर्जा स्तर में उपस्थित, मूल ऊर्जा स्तर में स्थित, मूल ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से मुक्त करने के लिए, परमाणु से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। एवं संगत विभव को, इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज हमें चाहिए होगा, संगत विभव को आयनन विभव कहते हैं, ठीक है। तो सेम बात यहाँ पर भी है कि अगर मूल ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उस इलेक्ट्रॉन को मूल ऊर्जा स्तर से परमाणु से मुक्त करने के लिए यानी अनंतवीं ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक है उसे अपन आयनन ऊर्जा कहते हैं, उसके लिए जितना विभव चाहिए उसे आयनन विभव कहते हैं, ठीक है। अब आयनन विभव को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, तो आयनन ऊर्जा के पहले अपन बात कर लेते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा को किस प्रकार से लिख सकते हैं,
आयनन ऊर्जा बराबर, हमें अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अनंतवीं कक्षा में इसको ट्रांसमिट करना है, मतलब परमाणु से मुक्त करना है, मतलब यहाँ से इसको अनंतवीं कक्षा में भेजना है, तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? इन दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा के अंतर के बराबर। तो आयनन ऊर्जा को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? आयनन ऊर्जा बराबर आएगी अनंतवीं ऊर्जा स्तर की ऊर्जा हमेशा कितनी आएगी? 0, क्योंकि अनंत पर उसकी ऊर्जा 0 मतलब परमाणु से मुक्त हो जाएगा, और माइनस मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी आ जाएगी? मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा आ जाएगी En1। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा जो आएगी EI मतलब एक्साइटेशन आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 0 और माइनस प्रथम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी EI इज इक्वल टू प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझिए इसकी बात। मतलब अगर हम प्रथम ऊर्जा स्तर में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे प्लस में, इसकी ऊर्जा यहाँ पर कितनी है? माइनस 13.6, हम इसको कितनी देंगे? प्लस 13.6, तो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0। टोटल ऊर्जा 0 कहाँ होती है? अनंतवीं ऊर्जा स्तर में, मतलब ये परमाणु को छोड़ के क्या आ जाएगा? बाहर। तो इस स्थिति में ये आयनन ऊर्जा कहलाती है। और हमने पढ़ा आयनन विभव, अगर अपन बात करें तो आयनन विभव किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? आयनन विभव बराबर आएगा, आयनन विभव की अगर बात करें, आयनन विभव तो कैसे दिया जाता है? वो दिया जाता है आयनन ऊर्जा और अपॉन ई से, आयनन ऊर्जा अपॉन ई से। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन ई। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई से ई कैंसिल, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए 13.6 वोल्ट के बराबर। ठीक है, इस बात को समझिए। यानी कि अगर हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर में उपस्थित है और उसको उस परमाणु से मुक्त करना है, तो हमें उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऊर्जा चाहिए। उसके लिए हमें कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा? हमें 13.6 वोल्ट का पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। यानी कि गैस को अगर हम वैक्यूम ट्यूब में फिल करके उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में 13.6 वोल्ट अप्लाई करें, तो प्रथम ऊर्जा स्तर में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉन्स जो है वो परमाणु से मुक्त हो जाएंगे, मतलब उस हाइड्रोजन गैस का आयनाइजेशन हो जाएगा, वो आयन में बदल जाएगी। क्लियर गाइस? तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया? ये हमने डिस्कस किया आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एक्साइटेशन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, चलिए इसको भी आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, इसको रफ कर देते गाइस। चलिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, जितने पूछे जाते हैं वो मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा कि जो जो न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन पे हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बोर के एटॉमिक मॉडल की कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में, यानी कमियों के बारे में। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, यानी बोर मॉडल की कमियां। चलिए तो देखिए गाइस, हम बात कर लेते हैं बोर के एटॉमिक मॉडल की कुछ कमियों के बारे में। यहाँ पे बोर्ड पे आपको कुछ कमियां लिखी हुई दिख रही है। ठीक है, इसमें सबसे पहली कमी की अगर अपन बात करें, बोर का एटॉमिक मॉडल हालांकि कुछ स्पेशलिटी की वजह से और परमाणु के स्थायित्व को एक्सप्लेन करने की वजह से और साथ ही हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की वजह से काफ़ी चर्चित था, उसके बावजूद भी उसमें खूब सारी कमियां रह गई। अब इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट कमी है और उसकी वजह से जो ये मॉडल फेल हुआ उनके बारे में हम डील करते हैं। इसमें वेरी फर्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो हम क्या देखते हैं कि ये एटॉमिक मॉडल जो है वो केवल और केवल हाइड्रोजन के लिए या फिर हाइड्रोजन जैसे कुछ आयंस, जैसे मैंने बताया था हीलियम प्लस या लिथियम डबल प्लस, उन्हीं के लिए वैलिड होता है। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है क्योंकि जैसे ही हम हाइड्रोजन से ऊपर के एटम्स की बात करते हैं तो उसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में उपस्थित होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं, और उस अन्योन्य क्रिया को ये बोर का एटॉमिक मॉडल नहीं समझा सका। तो इसकी पहली ड्रॉबैक क्या है कि ये मॉडल केवल और केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे आयंस के लिए ही वैलिड है,
क्योंकि जैसे ही अपन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की ओर मूव करते हैं तो उनमें अधिक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे से म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं और उस म्यूचुअल इंटरेक्शन को ये मॉडल समझा नहीं पाता। तो ये बोर्स एटॉमिक मॉडल की पहली कमी है। दूसरी कमी की अगर बात करें तो बोर एटॉमिक मॉडल में क्या माना गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि जब भी वृत्ताकार पथ में गति होती है तो त्वरित गति होती है और इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आवेशित कण है तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ये कहता है कि त्वरित आवेशित कण हमेशा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो हम ज्ञात करेंगे कि जब भी आवेश स्थिर होता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनता है। अगर आवेश एक समान वेग से गति करता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनने के साथ साथ तो चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। और अगर आवेश त्वरित गति करे मतलब उसके वेग में परिवर्तन हो, उस स्थिति में वो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। इस मॉडल में क्या माना गया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करता है, आवेशित है, मतलब वो त्वरित आवेशित कण है, उसके बावजूद भी इस मॉडल में ये माना गया कि वो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करेगा। तो ये नहीं करने के पीछे कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं दिया गया कि वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन त्वरित आवेशित कण होने के बाद भी विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित क्यों नहीं करेगा, इसका कोई कारण नहीं बताया गया इस मॉडल में, इसलिए ये मॉडल उसकी वजह से भी फेल हो गया। तो ये इसकी दूसरी ड्रॉबैक थी कि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को त्वरित आवेशित होने के बावजूद भी विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करने के पीछे का कोई भी कारण नहीं बताया गया कि वास्तव में वो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। तो इसकी वजह से ये मॉडल फेल हुआ। तीसरी कमी की अगर बात करें तो ये मॉडल हालांकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है। हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोर का एटॉमिक मॉडल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि स्पेक्ट्रम क्यों बनेगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्यों बनेगा या अवशोषण स्पेक्ट्रम क्यों बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उस स्पेक्ट्रम को देखें जिसमें हमें 4 लाइनें दिखाई देती है, ब्लैक कलर की स्क्रीन पर 4 कलर लाइन दिखाई देती है, तो हमें वो एक एक लाइन ही दिखती है। लेकिन जब उसको हम हाई रिजोल्यूशन से देखते हैं, थोड़ा जूम करके देखें, तो प्रत्येक लाइन में बहुत सारी पतली पतली लाइंस होती है, मतलब वो एक लाइन नहीं होती बल्कि बहुत सारी लाइंस का ग्रुप होता है पूरा, ठीक है। तो हाई रिजोल्यूशन से देखने पर एक ही लाइन जो है वो बहुत सारी अलग अलग रेखाओं की तरंगदैर्ध्यों से मिलकर बनी होती है। यानी ये मॉडल उनकी फाइन स्ट्रक्चर को, उनकी इस स्ट्रक्चर को कि एक रेखा इतनी सारी रेखाओं से कैसे बनी है, उनके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसकी तीसरी ड्रॉबैक है कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन हाई रेजोल्यूशन से जब देखते हैं तो एक ही रेखा में बहुत सारी रेखाएं दिखाई देती है, तो ये उसकी उस फाइन स्ट्रक्चर को, इतनी महीन बारीक स्ट्रक्चर को, संरचना को नहीं समझा पाता। इसकी चौथी ड्रॉबैक अगर हम देखें तो ये उस स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के बारे में भी डिस्कस नहीं करता। क्या होता है कि हमें रंग जो है वो अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं, भाई कहीं पे हमें रंगों की तीव्रता कम मिलती है, कहीं पे रंगों की तीव्रता ज्यादा मिलती है। यानी स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो तीव्रता है उसके बारे में भी ये मॉडल डील नहीं करता। तो ये इसकी चौथी ड्रॉबैक हो जाती है, जिसकी वजह से ये मॉडल फेल हो जाता है। पांचवा जो मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे गाइस कि ये मॉडल एक जी-मैन इफेक्ट और एक स्टार्क इफेक्ट को नहीं समझाता, ठीक है। ये एज इट इज आपको फिलहाल तो याद ही करना है, क्योंकि जी-मैन इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, ये आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको इसको जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन ये आप हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे। आपको एज ए ड्रॉबैक केवल इसको याद रखना है कि जी-मैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट आप हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे, तो ये 2 प्रकार के इफेक्ट है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता। साथ ही विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो स्पेक्ट्रमी लाइन्स है वो विपाटन हो जाता है उनका, ठीक है, स्कैटर हो जाती है वो, उनके बारे में भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसका लास्ट ऑफ पॉइंट अपन देखें कि इस मॉडल में ये माना गया है कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पथ को वृत्ताकार माना गया है, जबकि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ये पथ वृत्ताकार नहीं हो सकता। यानी इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन के पथ को वृत्ताकार माना गया है, जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। अब ये जो छठा पॉइंट मैंने लिखा है गाइस, इस पॉइंट को मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर में, इसके जस्ट बाद एक वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्यों इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार नहीं हो सकता और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत इस मॉडल को किस प्रकार से फेल करता है। क्योंकि इस एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है, मतलब स्थिति, और उसका जो संवेग है उसे साइमल्टेनियसली ज्ञात किया जा सकता है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। लेकिन वास्तव में हम पढ़ चुके हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी कण की स्थिति और संवेग को साइमल्टेनियसली एक साथ यथार्थ रूप से कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये मॉडल
हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के ऊपर भी खरा नहीं उतरता, जिसकी वजह से ये फेल हो जाता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स है गाइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सीधे तौर पे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोर का एटॉमिक मॉडल की कोई 3 कमियां बताओ, 4 कमियां बताओ, 5 6 की 6 कभी नहीं पूछता, 3 या 4 पूछता है। तो ये जो भी 6 कमी है, इस कमियों के कारण ही बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। चलिए, आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि बोर के एटॉमिक मॉडल की क्या क्या कमी रही है और उसकी वजह से ही फेल हो गया। इसका जो छठा पॉइंट है, हम हमारे अगले वाले वीडियो लेक्चर में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही इस चैप्टर का एक और लास्ट टॉपिक रह जाता है, वो ये कि हमने बोर के एटॉमिक मॉडल में ही दूसरा जो अभिग्रहित पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाओं के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन किन स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन उन स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। मैंने वहां डिस्कस किया था कि इसने इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं बताया, बाद में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से इसका रीजन निकल के आया, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही इस चैप्टर में एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।